हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद जहद हाशमी। आज हम जेईई मेन 2 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स का, है ना। तो ये सेशन हमारे नीट एस्पिरेंट के लिए जो पेपर लिखने वाले हैं, अभी जो उनका पेपर आने वाला है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो एक रिविजन के तौर पर कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो समय ना खराब करते हुए शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को चलते हैं। कुछ होमवर्क किया है हमने, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे, लगभग लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है और आपका ऑप्शन से इधर उधर हो सकता है ना, लेकिन क्वेश्चन आपके वही हैं जो बच्चों से रिट्रीव किया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू मैग्नेट पी एंड टी, पी इज यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट एंड while T is used in transformer। मतलब दो मैग्नेट आपको दे रखा है, एक मैग्नेट आपका क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, इसे P बोल रहा है, और एक मैग्नेट आपको बोल रहा है जो ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा है। अब जो ट्रांसफार्मर यूजुअली जो हमारा मैग्नेट यूज होता है उसे हम टेम्परेरी मैग्नेट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली होता क्या है, एक बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, कहने का मतलब ये जब हमें काम होगा तो हम इसे यूज करेंगे। लेकिन परमानेंट मैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है जो हमेशा के लिए मैग्नेट बना रह जाता है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा के लिए रहेगा, है ना। तो कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन आर, P हैज हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, P हैज लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको T हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, T हैज हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। तो हम जानते हैं परमानेंट मैग्नेट जो होता है आपका, जो BH कर्व बन रहा होता है, IH कर्व जो बनाते हैं आप, है ना, हिस्टैरिसीस लूप में, तो इसकी जो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, रिटेंटिविटी क्या बोला, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, वो दोनों ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बना रहे भाई। और अगर परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं तो इसकी कोर्सिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ताकि ये किसी भी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से ये क्या ना हो जाए, डीमैग्नेटाइज ना हो जाए। यही ना आपने बनाते हैं IH कर्व, जब बनाते हैं तो IH कर्व में आपने क्या बनाया था, आपने IH कर्व में ये पढ़ा है, इस टाइप का आपका कर्व बनता है। और अगर इस टाइप का कर्व बनता है, थोड़ा सा इस टाइप का अगर कर्व बनता है, ये हमारा, तो परमानेंट मैग्नेट की ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी तो अच्छा खासा परमानेंट मैग्नेट की तरह अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी बात, इसकी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू नेसेसरी है कि इसको ज्यादा होना पड़ेगा, ताकि वो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड से वो डीमैग्नेटाइज ना हो जाए। तो इसकी जो कोर्सिविटी, इसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, तो कोर्सिविटी इसकी हाई होनी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट हैज हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, लगभग मतलब जितना रिटेंटिविटी हम रख सकते हैं उतना रख लें। तो परमानेंट मैग्नेट में तो ये तो दे नहीं रखा आपको कभी कहीं भी, P हैज हाई रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, हैज लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, इसका मतलब दो ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, T हैज लो रिटेंटिविटी। टेम्परेरी मैग्नेट बेसिकली होता क्या है, हम लगातार पीरियोडिक टाइम में क्या करते हैं, इसको हम डीमैग्नेटाइज करते रहते हैं, मतलब जब हमें जरूरत होगा तब इसे यूज मिलेंगे, वरना इसको बंद करके रख देंगे। तो इसके लिए कोर्सिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी कोर्सिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कोर्सिविटी की वैल्यू कम होगी तो अच्छा हमारा क्या बनेगा, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह ये यूज होगा। तो ट्रांसफार्मर में हम टेम्परेरी मैग्नेट ही यूज करते हैं, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है ना। क्या है, T हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, T हैज लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी। अच्छा, ये हाई रखो तो ठीक है, चलता है, लेकिन अगर ये हमारा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि चौथा ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा था, T हैज बोला था हाई रिटेंटिविटी, इसलिए मैंने इसको तीसरा ऑप्शन कह रहा है। इन अ हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज गिवन बाय ρ इज इक्वल टू k बाई r। मास डेंसिटी ρ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, k बाई r। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ प्लैनेट इज रोटेटिंग एट r0 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड रेडियस r0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कह रहा है कि कोई गैलेक्सी है, मतलब गैलेक्सी है ना, उसमें एक प्लैनेट मूव कर रहा है, जैसे कि हमारा गैलेक्सी है, वैसे एक हाइपोथेटिकल गैलेक्सी मान लिया गया, जिसका मास क्या हो रहा है, इस हिसाब से बदल रहा है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ρ इज इक्वल टू k बाई r आपको दे रखा है, तो ρ इज इक्वल टू k बाई r आपको दे रखा है, इस हिसाब से आपकी गैलेक्सी का मास बदल रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक प्लैनेट है जो r0 डिस्टेंस में मूव कर रहा है, मान लेते हैं प्लैनेट का मास कितना है, स्मॉल m, ये मास है प्लैनेट का, और गैलेक्सी के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r0 है,
और ये किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या v स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा होगा, इसको कौन सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये सर्कल में चल रहा है, अगर सर्कल में चल रहा है तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर लगेगा गैलेक्सी के कारण इस वाले प्लेनेट पर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। ध्यान से देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इज इक्वल टू mv² अपॉन में r मतलब कितना हो गया आपका r0। ध्यान से देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कैपिटल G मास ऑफ द प्लेनेट, जो इस सर्कल के अंदर है जो मास, ये वाला इसके अंदर वाला मास है ना, इनटू में स्मॉल m अपॉन में r0 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया mv² अपॉन में r0 और r0 कट गया, m और m भी कट गया। तो ध्यान से अगर आप देखें G कैपिटल M अपॉन में कितना हो गया r0 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया v², इक्वेशन नंबर 1। आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड के आप क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T इज इक्वल टू निकालने वाले हैं 2 पाई r0 अपॉन में v, ये निकालने वाले हैं क्योंकि r0 के रेडियस में मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो 2 पाई r0 अपॉन में स्पीड हो जाएगा, तो मैं स्पीड यहां से निकालना चाहता हूं, लेकिन मुझे मास नहीं पता क्योंकि इसका मास बदल रहा था गैलेक्सी का। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसका यहां से लेके यहां तक का टोटल मास अगर आप निकाल लेंगे तो काम आपका बन जाएगा, लेकिन इसका मास तो बदल रहा है, मास बदल रहा है तो क्या करेंगे, x पे जाकर, कहां पे जाकर, स्मॉल x या स्मॉल r पे जाकर dr का एक एलिमेंट काटेंगे, ये एक स्फेरिकल शेल बनेगा, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल का जब मास लिखेंगे, स्फेरिकल शेल का मास dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इनटू में dv, dv मतलब 4 पाई r² इनटू में dr, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर 0 टू r0, तो ये टोटल मास आ जाएगा। यहां से यहां तक का ही मास है ये, क्योंकि अंदर वाला मास ही क्या करेगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, बाहर वाला नहीं लगाएगा, है ना। बेसिकली r0 में मूव कर रहा है तो बाहर भी तो गैलेक्सी होगी, लेकिन बाहर गैलेक्सी होंगी, उसके कारण जो फील्ड बनाएगा यहाँ पर वो फील्ड 0 होगा, है ना। सिर्फ अंदर वाला मास ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर रोटेटिंग ऑफ द प्लेनेट। तो ध्यान से अगर आप देखें तो टोटल मास जो आ जाएगा, टोटल मास इज इक्वल टू k/r आएगा, यहाँ पर कितना है k/r, तो k/r आएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कितना बन रहा है यहाँ पर 4 पाई के, यहाँ पे r बचा तो r0 का स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना 2 पाई के r0 का स्क्वायर। ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दें, तो इसकी वैल्यू जैसे उठा के यहां रखेंगे तो v की वैल्यू आपके पास आ जाने वाली है, v इज इक्वल टू कितना जाने वाला है, जैसे रखेंगे तो r0 और r0 गायब हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास आएगा 2 पाई के g और एक r0 साथ में, दिस इज द स्पीड। और जैसे ही आपके पास स्पीड आ गई रूट में आएगा, है ना, रूट में आने वाला है। जैसे आपके पास स्पीड है कि इसकी वैल्यू उठा के यहां रखें, और जैसे इसकी वैल्यू उठा के यहां रखेंगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखें तो कैपिटल T इज इक्वल टू कितना आने वाला है, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई r0 की वैल्यू r0 है अपॉन में इसकी वैल्यू v की वैल्यू यहां उठा के रखेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई के जी r0, 2 पाई के जी r0। अच्छा जी, 2 पाई के जी r0, अब उसको सॉल्व कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा, ये 2 पाई रूट में है, ऊपर 2 पाई है, ये r0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 2 पाई r0 अपॉन में के जी, दिस इज द टाइम पीरियड। कैसे सर, ये अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, r0 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर 2 पाई से कट जाएगा, और r0 का स्क्वायर एक r से कट जाएगा, तो रूट में कितना बचेगा, ऊपर 2 पाई r0 अपॉन में के इंटू में जी। ठीक है जी, तो आपका आंसर दिख रहा होगा, जो भी आंसर आ रहा है 2 पाई r0 अपॉन में kg, है ना। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 3m इज सस्पेंडेड बाय अ मीटर स्केल रॉड ऑफ मास m एज शोन, है ना, फिगर दिख रहा होगा आपको। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग A इज इक्वल टू द kmg इन इक्विलिब्रियम देन वैल्यू ऑफ k विल बी 5/4, 4/5, 3/5, 1/5, है ना। रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, इक्विलिब्रियम पे सीधा सीधा पूछ रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर आपका है, और एक मीटर स्केल है जिसका मास कुछ है, कितना दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है ना, इसका मास स्मॉल m दे रखा है, और एक मास यहां पर टंगा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर पे एक 3m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, और यहां पर एक स्ट्रिंग है, किनारे बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग यहां बंधा हुआ है किनारे, इसको बोल रहा है A है ये, और ये क्या बोल रहा है
बी इसको बोल रहा है, यही बोला है शायद, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसमें टेंशन कितना है, के mg है, तो के की वैल्यू क्या होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसको क्या है, इसको मान लेते हैं ये टेंशन ऊपर लगा T1, इसको मान लेते हैं कि कितना टेंशन है T2, क्योंकि T1 T2 बराबर नहीं होंगे, सिमेट्रिकली ब्लॉक हमारा सेंटर ऑफ मास पर नहीं लटका है, तो T1 T2 बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज, इसका मास भी दे रखा है, इसका मास दे रखा है, तो इसका मास जो दे रखा है ये 75 सेंटीमीटर पे 3m मास लटका हुआ है, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा आपके पास 3mg, और यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा, mg। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इस मीटर स्केल पे कितना लगा, mg प्लस 3mg मतलब 4mg, T1 प्लस T2 बराबर 4mg फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या लिखा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4mg, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। फिर उसके बाद फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, किसी एक पॉइंट के बाद आप टॉर्क को बैलेंस कर दें। ध्यान से अगर आप देखें तो इस पॉइंट के बाद मैं टॉर्क निकालूंगा T1 का तो टॉर्क 0 आ जाएगा, लेकिन T2 का टॉर्क आएगा उस डायरेक्शन में, इस टाइप से। तो T2 का टॉर्क इस टाइप से आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब बाहर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज, इस वाले का भी क्लॉकवाइज, मतलब इसका टॉर्क अंदर और इसका टॉर्क बाहर। तो बाहर वाला टॉर्क अंदर वाले के टॉर्क के बराबर होना चाहिए, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिखाता है हमको। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mg ये 50 है हमारी, यहां से यहां तक क्या है 50 सेंटीमीटर है, और ये पूरी स्टिक कितनी है 100 सेंटीमीटर की है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो बाहर वाला टॉर्क निकाल ले, बाहर वाला टॉर्क टेंशन के कारण कितना आ जाएगा, T2 इंटू में आ जाएगा आपके पास 100 एंड दिस इज इक्वल टू 50 इंटू में कितना आ जाएगा mg प्लस ये कितना आ जाएगा 3mg, 75 इंटू में 3mg इंटू में 3mg। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 4T2 एंड दिस इज इक्वल टू 25 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 2mg प्लस में 9mg। ध्यान से अगर आप देखें तो 11 T2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, T2 बराबर आ गया 11mg बाई में कितना 4, और जैसे ही T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो T1 की वैल्यू आपके पास आ जाने वाली है 4mg माइनस 11mg बाई में 4, ये हमने यहां से निकाला है। ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, ये 16 आ जाने वाली है। देन दिस इज इक्वल टू कितना 5/4 mg, दिस इज द वैल्यू ऑफ T1, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग A। एज पर द क्वेश्चन टेंशन इन स्ट्रिंग A इज इक्वल टू kmg, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी है 5/4, यहां से k की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, a coil of radius capital R rotating about a diametrically with angular velocity omega in a uniform magnetic field B, find the value of maximum voltage developed if R is equal to 10 cm, B is equal to इतना इतना इतना। ठीक है, ये कह रहा है ये हमारा क्या है, एक कॉइल है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है ना। जो टरबाइन होता है उसी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता था, मैक्सिमम वोल्टेज E बराबर E0 sin ओमेगा t, उस टाइप का। ध्यान से देखें तो ये आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से, इसका रेडियस ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी है, ये B मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेडियस कितना मान लेते हैं R है। अच्छा जी, इसका रेडियस R है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो मैक्सिमम वोल्टेज के घूमने से मैक्सिमम वोल्टेज मतलब EMF इंड्यूस होगा, और जब EMF इंड्यूस होगा तो उसकी वैल्यू कितने आने वाली है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदलेगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो फ्लक्स बदलने से अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या आता है, EMF आता है, EMF की वैल्यू कितनी आती है, E बराबर d∅dt। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, d∅ की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, आंसर हमारे पास आ जाएगा। फाई की वैल्यू किसी टाइम t पे लिखेंगे तो ध्यान से देखें तो कितना घूम रहा है, थीटा बराबर t बराबर 0 से चला तो t टाइम में कितना घूमा, ओमेगा t, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है। तो एंगल बिटवीन इनिशियल एरिया वेक्टर टू द फाइनल एरिया वेक्टर इज बेसिकली ओमेगा इनटू में t। देन फाई इज इक्वल टू कितना बनने वाला है आपके पास, फाई इज इक्वल टू आपके पास बनने वाला है b a cos ओमेगा t, b डॉट a होता है ना, तो b a cos ओमेगा t। ध्यान से अगर आप देखें तो d∅dt की वैल्यू निकालेंगे, d∅dt की वैल्यू निकालेंगे, यहां से कितना आ जाएगा b a ओमेगा, यहां पे हो जाएगा sin ओमेगा t। अगर नंबर ऑफ लूप्स n होते तो n का मल्टीप्लाई कर देता, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नंबर ऑफ लूप्स यहां दे नहीं रखे हैं। ठीक है जी, तो ये b a ओमेगा sin ओमेगा t ये आ गया आपका, वो भी माइनस में। तो ध्यान से देखें यही क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, सिंपली मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, ई नॉट या बी ए ओमेगा, सिंपली एक बार लिख देते हैं, बी ए ओमेगा साइन में कितना, ओमेगा इंटू टी, एंड दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए ओमेगा। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज आएगा वो मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास कितना जाने वाला है, बी ए ओमेगा। अब आपको रेडियस दे रखा है रिंग का, अब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कितना दे रखा है भाई आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, एंड दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ एरिया दे रखा है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पाई इंटू में 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 है ना, 0.1 हो गया, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो गया रेडियस। और उसके बाद ओमेगा, अब ओमेगा कहां से आएगा, ओमेगा कहां से लिखेंगे, देखिए उसके लिए कुछ और बोल रखा है कि फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स टाइम 0.2 सेकंड। हाफ रोटेशन का मतलब ये ऐसे है तो पूरा ऐसे मुड़ जाएगा, ये आधा रोटेशन हुआ, आधा रोटेशन करने में क्या कितना एंगल घूम रहा है, पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, पाई इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा ओमेगा इंटू में टी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई में टी, एंड टी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 सेकंड, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू जब यहां पे रखेंगे तो 5 × 10⁵ इंटू में कितना हो जाएगा, पाई इंटू में कितना हो जाएगा, -2 इंटू में कितना हो गया आपका पाई बाई टी। तो यहाँ पे पाई लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे, पॉइंट में 2, अच्छा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा, लगभग इसकी वैल्यू 10 ले लीजिएगा। और जब इसकी लगभग वैल्यू 10 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, द करेक्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू द 2.5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।